हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने 2 लेसन जो है वो कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 3rd चैप्टर जो है, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 3 है अपना, इसका नाम है मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन जो है अपना 3rd लेसन है और आज वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों से मांग भी आ रही थी कि आप 3रा लेसन स्टार्ट कीजिए, तो 2nd चैप्टर चल रहा था, इसीलिए मैंने 3rd लेसन स्टार्ट नहीं किया था। हम बिल्कुल नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो जो 3rd लेसन है अपना, जिसमें हमें पढ़ना है मानव जनन के बारे में, यानी कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। वैसे तो हम 2nd चैप्टर एंड 1st चैप्टर दोनों में ही पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य हैं उसमें जनन किस प्रकार से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम जनन की बात करें, हमने 1st और 2nd चैप्टर में जनन के बारे में पढ़ा था। हालांकि मनुष्य के बारे में, जनन के बारे में हमने कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं की थी, लेकिन फिर भी हम जनन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जनन वाले चैप्टर जो हैं वो 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जनन किसे कहते हैं कि जब कोई भी जीव जो है वो अपने ही समान नया जीव पैदा करता है, तो उसे हम जनन कहते हैं। अच्छा, हर एक जब लेसन पढ़ाऊंगी मैं तो उसका बेसिक पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर एंड 2nd चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उनको नहीं पता हो शायद कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हमारा ये लेसन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनन जो होता है वो जनन किसे कहते हैं, हम 1st चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वैसे जनन जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है कि जीव के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मानव जो है वो मानव के बच्चे को ही जन्म देगा, है ना। कोई कुत्ता है तो वो कुत्ते के बच्चे को ही जन्म, यानी कुत्ते को ही जन्म देगा। बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगी। एक हाथी है तो वो अपने ही समान नया जीव पैदा करेगी, यानी हाथी को ही जन्म देगी, और उसी को अपन कहते हैं जनन। इस जनन के बाद में हमने पढ़ा था कि जनन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। जैसे जनन जो होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली। पहला होता है लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों की मांग ये भी आ रही थी कि आप इंग्लिश में भी साथ के साथ लिखवाइए, तो मैं अब आपके इसी चैप्टर से 2 चैप्टर तो हो गए हैं, उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। और जो अपना अब जो चैप्टर चलने वाले हैं 3rd लेसन से आगे, उसमें मैं हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड भी लिखवाती जाऊंगी। और यहाँ पर जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, और आप उसे जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में आप उसके नोट्स बना सकते हैं। बाकी नोट्स हमारे इन जो भी ये लेसन पढ़ा रहे हैं उन सभी के नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट में ये नोट्स आप उतार सकते हैं रिवाइज के लिए। तो जनन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, जिसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है कौन सा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे हम क्या कह देंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के साथ में ही पढ़ा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसी का एक पार्ट होता है। अच्छा, लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये चीज़ होती है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, अब अगर निषेचन होना है तो पहली चीज़ तो निषेचन किसे कहेंगे, निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं निषेचन। अब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो नर होता है, नर यानी कि आदमी यानी कि मेल, और जो मादा होती है यानी कि फीमेल, है ना, उनके अंदर जो है जनन अंग पाए जाते हैं, और उन्हीं जननांगों के अंदर होता है किसका फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है।
नर के अंदर नर युग्मक बनता है और मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, जैसे लैंगिक जनन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का ही निर्माण होता है। मादा युग्मक दोनों का ही निर्माण होता है और आगे जाकर ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्रिया कहेंगे। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका को हम कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। जाइगोट यानी कि युग्मनज। ठीक है, और इसी युग्मनज से आगे जाकर नए जीव का निर्माण होगा या विकास होगा। यानी कि पहले युग्मनज जो है वो भ्रूण में बदल जाएगा और भ्रूण से जो है वो नया शिशु बन जाएगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो किसकी है, लैंगिक जनन की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद क्या रखना है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और फिर उनका संलयन होता है। इसी क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उसके फलस्वरूप जो है वो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज डेवलप करके भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और वो जाकर एक नए शिशु का, एक बच्चे का जन्म या बच्चे का विकास करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के अंदर ना तो कोई युग्मक बनते हैं, ठीक है, ना ही उनका निषेचन होता है। ठीक है, डायरेक्ट नया जीव बन जाता है किसी भी जीव से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई जीव है जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अगर उसमें निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन जैसी क्रिया कोई नहीं हो रही है, युग्मक तो बन रहे हैं। मैंने अभी जैसा कि बताया कि इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर हम बेसिक नॉर्मल सा देखें तो अलैंगिक जनन के अंदर कहा जाता है भाई युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें बडिंग की, है ना, हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा के अंदर कोई युग्मक नहीं बनता है, उसका जो शरीर होता है उसी की सतह से एक नया कोई भी बड निकल जाती है, एक नया मुकुल निकल जाता है, एक उभार निकल जाता है और वही उभार आगे जाकर उससे अलग हो जाता है और एक नया जीव के रूप में डेवलप करता है। ठीक है, जैसे हम बात करें विखंडन की, स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल लेते हैं। विखंडन का मतलब होता है टूटना। कोई भी जीव है वो दो भागों में टूटकर दो नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इनके अंदर कोई युग्मक बन नहीं रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव है जिसमें युग्मक तो बन रहे हैं लेकिन वो युग्मक जो हैं उनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रही है, यानी कि उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी उसे अलैंगिक जनन ही कहा जाएगा। जैसे अपन ने अनिषेक जनन पढ़ा था, है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने अनिषेक जनन के बारे में पढ़ा था। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही किसी भी युग्मक से नया जीव बनना। तो अनिषेक जनन लैंगिक जनन नहीं होगा क्योंकि उसमें युग्मक तो बने हैं लेकिन युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो युग्मक बनना लैंगिक जनन को दर्शाता नहीं है। युग्मक बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं और बन भी सकते हैं। तो अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो रही है, उनमें निषेचन की क्रिया हो रही है, तो वो लैंगिक जनन है। अगर नहीं हो रही है, चाहे युग्मक बन रहे हैं, तो वो फिर क्या है, अलैंगिक जनन है। अब ये सारी रामायण का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे जीवों को भूल जाइए, सिर्फ मनुष्य को याद करिए। मनुष्य की सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे किस तरह से इनमें जनन होता है, इनके फीमेल एंड मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गन्स कैसे होते हैं, अंग कैसे यानी कि जननांग कैसे होते हैं, इनकी क्या संरचनाएं होती है, इनमें गैमेट का निर्माण कैसे होता है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, वो सारी डिटेल में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि मानव के अंदर कौन सा जनन होता है। तो मानव के अंदर कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है और वो गैमेट जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अब कुछ आपको टर्म्स याद रखनी है इसके लिए, वो क्या क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की वैसे आवश्यकता नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो पहले। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। एक जो जीव होते हैं, अगर हम जनन के आधार पर जीवों की बात करें तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, बट नॉर्मली हम देखते हैं 2 प्रकार के। एक को हम कहते हैं अंडज, और एक को हम कहते हैं जरायुज। एक तो होता है अंडज और एक होता है जरायुज। अंडज यानी ओविपेरस और जरायुज का मतलब होता है वीवीपेरस। ठीक है, अंडज का मतलब ओविपेरस और जरायुज का मतलब वीवीपेरस। अंडज वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बर्ड है, पक्षी है, ठीक है, वो पक्षी क्या करेगा, जैसे पक्षी है या फिर कोई बतख मान लो, ये अपने जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं मुर्गी मान लो, है ना, इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर जो हम देखते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करेगी, जब जनन क्रिया करेगी, यानी कि इनको एक नया जीव बनाना है, तो उस समय अपने जीव से एक नया डायरेक्ट जीव नहीं उत्पन्न करेगी। ये क्या करेंगे, एक अंडे को जन्म देंगे। ठीक है, और उस अंडे के अंदर नए जीव का निर्माण होगा, उसका विकास होगा। जब वो अंडा परिपक्व हो जाएगा, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि उस अंडे के अंदर जब जीव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तो वो अंडा फटेगा, टूटेगा और जो जीव होगा वो बाहर निकल जाएगा एक नए बेबी के रूप में। तो अंडज का मतलब, ओविपेरस का मतलब ऐसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट जीव पैदा नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी जंतु पैदा नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंडज। अब बात करते हैं जरायुज की। तो जरायुज का मतलब होता है वीवीपेरस। ठीक है, अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए ये चीज़ें जो है नॉर्मल आनी चाहिए उनको, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड वैसे मैंने ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर किसी क्लास के अंदर मैंने इनके बारे में अंतर भी बताए थे, एक पूरी सारणी, एक पूरा चार्ट बनाकर इसके बारे में समझाया था। तो वहाँ से भी आप इनके अंदर इसमें अंतर समझ सकते हैं और वो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरायुज का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वो क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जरायुज। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य कोई अंडा पैदा नहीं करता है, अंडा नहीं देता है, वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देता है। तो बेबी को जन्म देने वाले कौन हो गए, जरायुज हो गए, एक अंडज एक जरायुज। इस प्रकार से हम 2 जीवों कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं, जीवों को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अंडज और जरायुज के अंदर। तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो वो जरायुज हैं। जरायुज का मतलब वो बेबी को जन्म देगा, और यही सारी प्रोसेस हमें इस लेसन के अंदर पढ़नी है, ये कैसे बेबी बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये लैंगिक जनन के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, फिर उनका निषेचन होगा, फिर एक नया जीव बनेगा। ये सारी प्रोसेस हमें पढ़नी है किसके अंदर, इस लेसन के अंदर। ठीक है, चलिए अब इस लेसन का जो फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नर जनन तंत्र। क्या है, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो नर होता है और जो मादा होती है, नर जो होता है वो भी नर युग्मक उत्पन्न करेगा, जो मादा होगी वो मादा युग्मक उत्पन्न करेगी। नर के अंदर जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, है ना, शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। और जो मादा होती है उसके अंदर मादा युग्मक होता है, जिसे अपन कहते हैं अंडाणु, एग होता है उसके अंदर, ओव्यूल होता है उसके अंदर। तो नर युग्मक जो है वो ज़िंदगी भर यूँ कह सकते हैं कि अगर हम मेल की बात करें तो उसके अंदर लाइफ टाइम तक तो मैं यूँ नहीं कह सकती, बट बहुत ज़्यादा समय तक, यानी कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, एक मेल जो है, एक वयस्क व्यक्ति है, या यूँ कह सकते हैं कि मेल जो है, नर जो है, वो जब तक बूढ़ा हो जाता है तब तक वो युग्मक का निर्माण करता रहता है, यानी कि उसमें युग्मक बनते रहेंगे। ठीक है,
80-80, 90-90 साल तक, 70-80 साल तक भी जो मेल होते हैं वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करते रहते हैं, गैमेट बनते रहते हैं उनके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मादा की, फीमेल की बात करें, तो फीमेल के अंदर जो एग रिलीज़ होता है या एग बनता है वो स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी से, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में। एग जो बनना स्टार्ट होता है वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में रिलीज़ होना स्टार्ट होता है एक्चुअली। और उसका जो, उसे हम कहते हैं, जैसे जो बनना स्टार्ट होता है तब हम जो फर्स्ट कंडीशन आती है, जब मैचुरेशन साइकिल चलता है, तो उसे हम मेनार्क बोलते हैं, यानी कि रजोदर्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब लास्ट टाइम पे हम यूँ कह सकते हैं कि जब उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है, तो वो अवस्था, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वो एज होती है लगभग 50 वर्ष की उम्र में। यानी 50 वर्ष की उम्र तक ही महिलाएं जो है वो जनन करने के योग्य होती है, कैपेबल होती है, सक्षम होती है। लेकिन नर जो है, मेल जो है, वो 80-90 साल तक भी, यहाँ तक कि कुछ मेल जो है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक भी वो गैमेट बनाना स्टार्ट रखते हैं, यानी गैमेट उनके अंदर, शरीर के अंदर गैमेट बनते रहते हैं, यानी कि वो तब भी एक पिता बन सकते हैं, जनन करने योग्य होते हैं, ठीक है। अब नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो नर जनन तंत्र के अंदर आपको 2 चीज़ें मेन याद रखनी है। क्या याद रखना है? नर जनन तंत्र के अंदर 2 आपको ऑर्गन याद रखने हैं, ठीक है। नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। जो नर जनन तंत्र होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है मुख्य जननांग, मुख्य जननांग, और दूसरा होता है सहायक जननांग। एक तो होता है मुख्य जननांग और एक होता है सहायक जननांग, ठीक है। मुख्य जननांग जो होते हैं वो एक ही होता है और उसे हम कहते हैं वृषण, टेस्टिस। मुख्य जननांग जो होता है, या जो मेन जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल की बात कर रहे हैं, वो होता है वृषण, टेस्टिस जिसे बोलते हैं। सहायक जननांग को हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मुख्य जननांग जो है, जो वृषण है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये जानते हैं कि मुख्य जननांग के रूप में जो हम पढ़ते हैं वो पेनिस को पढ़ते हैं, यानी कि शिश्न को पढ़ते हैं, तो वो गलत है। पेनिस को इसका मुख्य जननांग नहीं है, इसका मुख्य जननांग कौन है? वृषण है, टेस्टिस है। वृषण के 2 काम होते हैं। अच्छा, इसको प्राथमिक जननांग भी कहते हैं, इसको, है ना, प्राथमिक जननांग भी कह सकते हैं इसको, प्राथमिक जननांग भी कह सकते हैं या मुख्य जननांग भी कह सकते हैं। तो वो होता है अपना वृषण। वृषण को प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं, या इसको हम मुख्य जननांग क्यों कहते हैं? जननांग तो और भी हैं, बट इसको क्यों कहते हैं? तो हमारा मेन जो जननांग का, जनन तंत्र का, जो नर जनन तंत्र है, उसका मेन काम क्या है? हमें गैमेट बनवाना है इसके अंदर। किसमें? मेल के अंदर। मेल में तो सिर्फ गैमेट ही बनेगा, क्योंकि बच्चा जो डेवलप होगा वो तो मम्मी के शरीर में होगा, माता के शरीर के अंदर होगा, तो हमें तो इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ गैमेट बनवाना है। तो जो युग्मक का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? वृषण के अंदर। तो पहला काम तो इसका क्या हो गया? युग्मक निर्माण। वृषण के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। पहला तो हो गया युग्मक का निर्माण। शिश्न युग्मक का निर्माण करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। वो तो सिर्फ और सिर्फ युग्मकों को जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके, बट एक मेनली ये काम होता है। तो युग्मक का निर्माण कौन करता है? वृषण। अच्छा, वृषण की संरचना हम आगे पढ़ेंगे, एक डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं वृषण, कैसी संरचना होती है। तो युग्मक का निर्माण कौन करेगा? वृषण करेगा। इसके अलावा जो नर हार्मोन्स जो होते हैं उनका निर्माण भी कहाँ होता है? वृषण के अंदर होता है। कौन करता है वो आगे देखेंगे। अभी ये ध्यान रखिए कि नर हार्मोन जो होता है उनका निर्माण कौन करता है? वृषण करता है। नर हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है, ठीक है। तो एंड्रोजन किसे कहते हैं? नर हार्मोन को कहते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है, वैसे तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन।
तो मेनली इसका वृषण का काम क्या हो गया, युग्मक का निर्माण करना प्लस नर हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। युग्मक का आपको पता है आगे जाकर इसको फर्टिलाइजेशन करना है और आगे नया शिशु बनाना है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो नर हार्मोन होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये क्या करेंगे कि जो मेल होता है उसके अंदर जब किशोरावस्था आती है 12, 13, 14 उम्र में जो साल की उम्र में जो अवस्था आती है किशोरावस्था, प्यूबर्टी जो आती है, उस टाइम इनके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि शरीर के ऊपर बाल उगना, है ना, कंठ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ऐसे बहुत सारे इनके अंदर जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं लैंगिक लक्षण या लैंगिक द्वितीयक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कह सकते हैं उनको अपन, वो उत्पन्न होते हैं। और वो जो उत्पन्न करते हैं वो कौन करता है, अपना नर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में इम्पोर्टेंट होता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इसको उत्पन्न करता है, ये सारे लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो लक्षणों को जो उत्पन्न करता है वो यही हार्मोन करता है। ठीक है, अब हमें मेनली पढ़ना है कि जो वृषण है उसकी संरचना कैसी होती है। पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन रहेगा, वृषण की संरचना। ठीक है, चलिए वृषण, जैसे हम कहते हैं टेस्टिस। वृषण की अगर हम बात करें, संख्या की बात करें, तो संख्या जो होती है इसकी वो होती है एक जोड़ी। कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि 2 वृषण होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें स्थिति की कि ये कहाँ पर स्थित होता है, तो ये जो है शरीर के श्रोणी क्षेत्र में, पेल्विक रीजन के, पेल्विक रीजन में स्थित होता है। अच्छा, पेल्विक रीजन क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, ठीक है, तो ये जो पेल्विक रीजन होगा वो एब्डोमिन, अच्छा ये वाली जो कैविटी है इसको अपन कहते हैं उदरीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। तो इसके जो वृषण है, जैसे मान लीजिए ये कोई मेल है और इसके जो वृषण है वो यहाँ पर बाहर की ओर यहाँ पर लटके रहते हैं। अच्छा, बाहर की ओर क्यों लटके रहते हैं उसका रीज़न मैं बताऊँगी। तो ये पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं और ये जो है शरीर के बाहर की ओर लटके रहते हैं। संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि 2 हो गए। ठीक है, इनके अगर रंग की बात करें तो ये होते हैं गुलाबी रंग के। रंग कैसा है इनका, गुलाबी है इनका। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी लंबाई की, तो लंबाई इनकी हमें करनी है कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि इनकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हो जाएगी इनकी कितनी, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये यूँ कह, अच्छा ये वाला लिख लीजिए आप, 2 से 3 सेंटीमीटर कर लीजिए। ये एग्जैक्ट सही इनका जो है क्राइटेरिया है। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। संख्या एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 वृषण होते हैं। स्थिति कहाँ होती है, श्रोणी क्षेत्र के अंदर, यानी कि पेल्विक रीजन के अंदर होती है। रंग कैसा होता है, पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है, वो आप पहले इनको उतारिए, फिर आगे इसकी संरचना देखते हैं कि कैसी संरचना होती है। चलिए, आपने उतार लिया होगा। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं थोड़ी।
संरचना से पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि अच्छा 2 पॉइंट और रह गए थे। इनका जो उत्पत्ति होती है वो होती है भ्रूणीय मेसोडर्म से। भ्रूणीय मेसोडर्म से आकार कैसा होगा, तो ये आकार में कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। अंडाकार, ये भी आप लिख लीजिए, ये बताना भूल गई थी मैं। उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, आकार कैसा होता है इनका, अंडाकार होते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभी मैंने बताया कि ये पेल्विक रीजन के अंदर स्थित होते हैं, यानी कि श्रोणि क्षेत्र के अंदर, दोनों टांगों के बीच में होते हैं और पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं। तो ऐसा क्यों, शरीर से बाहर क्यों लटके रहते हैं ये। तो चलिए अब इसकी संरचना देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है और कैसे इसकी संरचना होती है। तो इसकी संरचना में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो उदर गुहा होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी एब्डोमिनल कैविटी है, किसी व्यक्ति की एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेती हूँ इसको मैं। ये एब्डोमिनल कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है वो इस तरह से एक खोल पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं वृषण खोल। वृषण खोल, स्क्रोटम सेक बोलते हैं इसको। ठीक है, या स्क्रोटम भी बोल सकते हैं इसको। ये वृषण खोल होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि उदरीय गुहा है। उदरीय गुहा है, उदरीय गुहा के नीचे यानी कि पेल्विक क्षेत्र जो होता है, यानी कि इधर भी इन दोनों, ये 2 टांग है उसके बीच में ये स्थित होते हैं और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसे अपन स्क्रोटम से कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वृषण खोल बोलते हैं। और इसके अंदर पड़े होते हैं टेस्टिस। ठीक है, मैं अलग पेन से बना देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर पड़े हैं ये टेस्टिस, ये तो सेम कलर लग रहा है। यहाँ पर इसके अंदर पड़े होते हैं कौन, टेस्टिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शरीर से बाहर है। अब शरीर से बाहर होने का कारण ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो वृषण होते हैं, वृषणों के अंदर अभी भी हमने बात की कि इनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है। तो जो गैमेट होते हैं वो इतने तापमान पर उनका निर्माण नहीं हो सकता। जो युग्मक बनेंगे वो इतने तापमान पर उनका निर्माण नहीं हो सकता है, उनको चाहिए कम तापमान। कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। ठीक है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास में चाहिए। तो उसके लिए इस वजह से इन वृषणों को जो है वो शरीर से बाहर रखा जाता है ताकि इनके अंदर क्या हो, गैमेट फॉर्मेशन आसानी से हो सके। अब देखिए कि जो ये बॉडी कैविटी है, या यूँ कह सकते हैं जो उदरीय गुहा है, इस उदरीय गुहा के यहाँ पर कुछ ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग होती है यहाँ पर। एक यहाँ पर हो जाएगी और एक ओपनिंग यहाँ पर हो जाएगी। एक ओपनिंग यहाँ पे होती है, एक ओपनिंग यहाँ पर होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारी उदरीय गुहा है, हमारा जो पेट है या जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ की जो मसल्स है, पेट की जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स होती है, यानी ये कौन सी पेशियाँ होती हैं, कंकालीय पेशियाँ होती है। कंकालीय पेशियाँ जो कंकाल से जुड़ी होती है, और कंकालीय पेशियाँ जो होती है वो कैसी होती है, ऐच्छिक पेशियाँ होती है, यानी कि हम उनको अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंकालीय पेशियाँ होती हैं वो कंकालीय पेशियाँ जो होती है, अच्छा इस संरचना को अपन क्या कह देते हैं, ये जो ओपनिंग हुई है इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वक्षण नाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वक्षण नाल, वक्षण नाल कह देते हैं इसको। ये ओपनिंग काम क्या करेगी, जो यहाँ की कुछ पेशियाँ होती है, जैसे यहाँ पर पेशियाँ हैं, ये यहाँ की जो पेशियाँ हैं वो यहाँ की पेशियाँ यहाँ से बाहर निकलते हुए इन
जो वृषण खोल है या जो वृषण है उसके चारों ओर आ जाती है या उनके चारों ओर ये लिपट जाती है। जैसे कि यहाँ से निकलेगी और ये इसके अंदर आ जाएगी, वृषण खोल के अंदर आ जाएगी और ये वृषण के चारों ओर रहेगी। यहाँ पर वृषण के चारों तरफ भी कौन सी पेशियाँ रहती है? ये कंकालीय पेशियाँ ही रहती है। जो ये वाली जो पेशी है इसे हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल कहते हैं, ठीक है, क्रीमास्टर पेशी कहते हैं इसको। तो ये जो क्रीमास्टर पेशी है ये बनी किसकी है? कंकाल पेशी है ये एक तरह की, ये भी ध्यान रखना है, कंकाल पेशी है। अगर ये कंकाल पेशी है तो ये क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है, यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार गति कर सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, वृषणों को हमने इसलिए शरीर से बाहर रखा ताकि इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो सके, युग्मकों का निर्माण हो सके। लेकिन मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो ज़्यादा कम टेम्परेचर ना हो इसकी वजह से ये क्या करती है, ये पेशियाँ जो होती हैं ये वृषणों को क्या करती है? शरीर की ओर खींचने का काम करती है, यानी ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। तो ऊपर ले जाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो शरीर का तापमान है वो थोड़ा बहुत तापमान किसको मिलता रहे? वृषणों को मिलता रहे। और जब थोड़ा बहुत तापमान वृषणों को मिलेगा तो आसानी से जो है युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक और पेशी होती है, यहीं से वो बाहर निकलती है, एक और पेशी होती है और इस पेशी को नाम हम और क्या देते हैं? इस पेशी का भी एक और नाम क्या है? इसी का नाम है डार्टोस पेशी। क्या है? डार्टोस पेशी। ये क्रीमास्टर पेशी है, ये डार्टोस पेशी है। और डार्टोस पेशी और क्रीमास्टर पेशी दोनों ही काम क्या करेंगी? इसकी पोजीशन बनाए रखने के लिए, यानी कि जो वृषण है वृषण की पोजीशन बनाए रखने के लिए हेल्प करेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इसकी कुछ संरचना और भी पढ़नी है, जैसे कि इसके बाह्य खोल को क्या कहते हैं, आंतरिक खोल को क्या कहते हैं। ये सारी संरचना पढ़ने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अभी अभी अपन ने जो बात की वक्षण नाल की, अच्छा वक्षण नाल को इंग्लिश में हम कहते हैं इनग्विनल कैनाल, ठीक है। अब ये जो वक्षण नाल है ये वक्षण नाल काम क्या करती है? यहाँ से देखते हैं, ये वक्षण नाल है। अच्छा, ये उदरीय गुहा है और ये वृषण है। वृषण जो है उदरीय गुहा के बाहर स्थित होते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वृषणों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? उदरीय गुहा के अंदर होता है। जो वृषण है वृषण का विकास होता है उदरीय गुहा के अंदर, यानी निर्माण ये भी यहाँ से शुरू होता है, विकास भी यहाँ से शुरू होता है। लेकिन 7वें महीने के अंदर क्या होता है? जब बच्चा पेट में होता है तो ये जो वृषण होते हैं ये वृषण इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है, वक्षण नाल के थ्रू जो है वो उदरीय गुहा से कहाँ आ जाते हैं? उदरीय गुहा के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हम स्क्रोटम बना देते हैं, ये स्क्रोटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो वृषण होंगे वो उदरीय गुहा से कहाँ पर आ जाएंगे? बाहर की ओर, इस वृषण खोल के अंदर आ जाएंगे, बाहर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो वृषण है जो बाहर आए हैं, यहाँ पर उदरीय गुहा से बाहर जो आए हैं, जो कि वृषण खोल के अंदर आए हैं, ये वापस भी तो उदरीय गुहा में जा सकते हैं ना। तो वापस जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, यहाँ पर, जो कि क्या करती है? वृषणों को वृषण खोल से चिपकाए रखती है। और इस संरचना को हम कहते हैं क्या? याद रखना है, गुबरनेकुलम। क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी यही नाम है, गुबरनेकुलम कहते हैं। वो संरचना जो वृषण को क्या करती है? वृषण खोल से चिपकाए रखने में सहायता करती है, उसे अपन कहते हैं गुबरनेकुलम, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो वृषण खोल है वो वृषण खोल के दो परतें होती हैं। इस वृषण खोल की 2 परतें होती हैं, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत,
एक ये मान लीजिए बाहरी परत, ये आंतरिक परत हो गई, और एक होती है बाहरी परत। तो वृषण खोल की दो परतें होती हैं। बाहरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो अच्छा वृषण जो खोल है उसी की दो परतें हैं, ठीक है। वृषण खोल की जो दो परतें हैं उसे हम, एक तो अंदर वाली परत होगी, एक बाहर वाली परत होती है। बाहर वाली परत को कहते हैं वेजाइनलिस, वेजाइनलिस, और जो अंदर वाली परत होती है उसे अपन कहते हैं क्या, एल्बुजिनिया। दोनों के आगे ट्यूनिका ट्यूनिका लगा दो, ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये दोनों कॉमन नेम है ट्यूनिका, इसके बाद में बताएं। तो बाहर वाली परत ट्यूनिका वेजाइनलिस और अंदर वाली जो परत होती है उसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो ये और कुछ बाहरी संरचना की बात हो गई है। पूरी बाहरी संरचना अपन ने पढ़ ली है कि भाई दो जो वृषण होते हैं, वृषण कोष्ठ के अंदर होते हैं या वृषण खोल के अंदर होते हैं। स्क्रोटम सेक जिसे अपन कहते हैं, इनके बाहर की ओर दो पेशियां होती है, डार्टोस पेशी और क्रीमास्टर पेशी होती है। दोनों ही पेशियां इसकी पोजीशन बनाए रखने में हेल्प करती है। जब सर्दी का मौसम आएगा तो ये इसको संकुचित करके कहाँ ले जाएगी, उदरी गुहा के पास में ले जाएगी। और जब गर्मी का मौसम होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जब होगा, तो इनको युग्मक निर्माण के लिए, क्योंकि शरीर से कम तापमान चाहिए और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये वापस इसको कहाँ ले आती है, नीचे की ओर ले आती है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखा जो कि वक्षण नाल होती है, जहाँ से वृषण जो होते हैं वो उदरी गुहा से कहाँ आ जाते हैं, वृषण खोल के अंदर आ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इन्ग्विनल कैनाल, वक्षण नाल कहते हैं। 7वें माह में ये कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उदरी गुहा से बाहर आ जाते हैं। ये जो वृषण होते हैं वो वृषण खोल से जिस संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं उसे गुबरनेकुलम कहते हैं। इस जो वृषण है, वृषण के जो खोल है, वृषण खोल जो है उसकी दो परतें होती है। बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसके आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हो गया। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अब आप जो ये वृषण देख रहे हैं, ये वृषण जो होते हैं इनके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे लोब्यूल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं वृषण कोष्ठ, वृषण कोष्ठ या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिस लोब भी आप कह सकते हो। वृषण कोष्ठ की संख्या याद रखनी है कि एक वृषण में कितनी होती है, 250 होती है। 250 वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं एक के अंदर, ठीक है। तो इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। वृषण के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं वृषण कोष्ठ। ये बहुत सारे खंडों में, यानी कि वृषण जो है वो बहुत छोटे छोटे खंडों में बटा होता है अंदर से, ठीक है। और इन्हीं को अपन कहते हैं वृषण कोष्ठ, और इनकी संख्या कितनी होती है, 250 होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वृषण कोष्ठ है, इसके अंदर बना लेते हैं ये वृषण कोष्ठ है। इन वृषण कोष्ठ के अंदर बहुत ही पतली पतली सी महीन सी क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, महीन सी नलिकाएं पाई जाती है। और इन नलिकाओं को अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिल रही है लिखने के लिए, मैं आगे लिख लूँगी। इनको हम कहते हैं शुक्राणु जन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ये रहा क्या, वृषण। वृषण के अंदर छोटे छोटे से कोष्ठ होते हैं, इस तरह से ये खंडों में बटा होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। इन खंडों को हमने नाम क्या दिया, वृषण कोष्ठ नाम दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम दिया। और ये जो होते हैं संख्या में कितने होते हैं, 250 होते हैं, एक के अंदर 250 होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो है छोटी छोटी सी नलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी सी नलिकाएं पाई जाती हैं। वो कितनी हो सकती है, इस तरह से पाई जाएगी। मैं चलो संरचना बना देती हूँ। इस तरह से संरचनाएं, नलिकाएं पाई जाती है। और ये जो इनकी संख्या जो होती है वो एक लोब्यूल में 1 से 3 होती है, ठीक है। और इन्हीं को नाम देते हैं अपन क्या,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, या शुक्राणुजन नलिका, क्या कह देंगे? शुक्राणुजन नलिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नलिका है। यही शुक्राणु, क्योंकि नाम से पता चल रहा है शुक्राणुजन, शुक्राणु को जन्म देने वाली नलिकाएं। तो इन नलिकाओं के निर्माण, ये इन नलिकाओं में किनका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी संरचना देखें, हम एक वृषण को काट कर देखें तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है वो एक शुक्राणुजन नलिका है। शुक्राणुजन नलिका को आप काट दीजिए, जैसे ये शुक्राणुजन नलिका है, इसको यहाँ से काट दिया और फिर अगर आप यहाँ से देखो तो इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये शुक्राणुजन नलिका है, इसकी दो परतें होती हैं, दो परतें होती हैं। बाहर की ओर जो होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, और अंदर वाली जो परत होती है उसे अपन कहते हैं जनन उपकला, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि ये नलिका है, इस नलिका के अंदर की ओर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक बड़ी कोशिकाएं दिखाई देगी आपको, और इनके बीच बीच में जो है वो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई देगी आपको, ठीक है। इन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं, या जर्म सेल भी कह सकते हैं, मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं, इनको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं जो कि इनके बीच बीच में पड़ी हुई हैं, इनको हम शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियल सेल भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है। ये शुक्रजन कोशिका कह सकते हैं आप इसे। शुक्रजन कोशिका, ठीक है। सर्टोली कोशिका का काम क्या है और शुक्रजन, क्योंकि शुक्रजन नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये क्या काम करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। शुक्रजन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। और सर्टोली कोशिका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ये सर्टोली कोशिका जो है वो शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है। शुक्राणु को क्या करेगी? पोषण प्रदान करने का काम करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो शुक्रजन नलिका है, इसका अगर हम इसको हम काटे, टीएस देखें इसको काट कर, तो इसकी कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। दो परतें होती है, बाहर की ओर ट्यूनिका प्रोप्रिया, अंदर की ओर जनन उपकला होती है। इसमें दो टाइप की कोशिका होती है, एक तो होती है कौन? सर्टोली कोशिका, और एक होती है शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं इसे अपन। शुक्रजन कोशिकाएं जो है वो शुक्राणु का निर्माण करेगी, और सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी? शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इनके अंदर ये जो शुक्रजन नलिका है, इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में, इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में एक और कोशिकाएं होती है जिसे अपन कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिकाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं इसको थोड़ा मिटा रही हूँ यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये शुक्रजन नलिकाएं हैं, ये शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है। इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में एक स्पेशल टाइप की और भी कोशिकाएं होती है। यहाँ पर बीच बीच में, इनके बीच बीच में कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये नर हार्मोन यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन करती है? लीडिंग कोशिकाएं करती है। ये तीन टाइप की कोशिकाओं को आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो शुक्राणु जन कोशिका जिसे अपन कहते हैं वो शुक्राणु का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है।
और जो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्राणु जन नलिकाएं जो होती है उनके बीच बीच में कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पड़ी होती है जो संयोजी उत्तक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो आपको पता है कि नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करने में सहायता करता है। या द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, जैसे कि गले का आवाज़ का भारी होना, कंधे चौड़े होना, बालों का आना शरीर के ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे जो है प्यूबर्टी का आना, है ना, सारे जो लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। तो आज जितनी भी अपन ने इसकी संरचनाएं पढ़ी है, अगर इसमें कोई भी आपको समस्या हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में लिखें कि हमें ये समस्या आ रही है, या फिर आप जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, उनके ऊपर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जल्दी ही आपको दे दूँगी। एक बार अगर आपको समझ में ना आए तो वापस रिपीट करके इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू के कमेंट नहीं करने हैं। कुछ बच्चों के बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं जो बिना वजह होते हैं, कोई काम के होते नहीं है, तो ऐसे कमेंट भी नहीं करने, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। इन क्लासों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा हमें लगेगा कि हमारा जो चैनल है, हमारी जो बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चों के काम आ रही है, अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो हम उतनी ही जल्दी जल्दी क्लासें लेकर आपका कोर्स पूरा करवा देंगे। वैसे तो हमें कोर्स पूरा करवाना ही है, लेकिन एक एनर्जी मिलती है जब बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उससे लगता है कि हमें क्लास लेनी चाहिए। वैसे लेंगे, वैसे भी क्लासों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी अगर समस्या हो तो आप बताइए इसके बारे में। आज हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल चीज़ें पढ़ी, जनन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर जनन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक जो होता है मेन जो मुख्य जनन अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, तो एक मुख्य जननांग होता है, यानी कि जनन जो मुख्य जननांग होता है वो कौन सा होता है, अपना वृषण होता है। वृषण के दो भाग होते हैं, या यूँ कह सकते हैं दो काम होते हैं। पहला क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरा होता है एक हार्मोन जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, उसका निर्माण करना। ये देखिए अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जिस तरह से शुक्र जनन नलिकाएं जो है वो शुक्राणु का निर्माण कर रही है, और लीडिंग सेल जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कर रही है, और ये दोनों ही चीज़ है कहाँ पर, इसी वृषण के अंदर है। तो वृषण का काम ही यही हो गया, इसीलिए इसे मुख्य जननांग भी कहा जाता है, ठीक है, मुख्य जननांग कहा जाता है। और एक हमने पढ़ा सहायक जननांग, जो कि अभी हमने पढ़े नहीं है, बस उनके बारे में चर्चा की है। सहायक जननांग जो होंगे वो कुछ अलग काम करेंगे, वो गैमेट को जो है वो बाहर निकालने का काम करेंगे, उसे हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप बताइए। थैंक यू।